बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोगों को ये केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे हमने आयनिक कंपाउंड बनाए और उन आयनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से हमने उनकी जो बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर था वो सब चीज़ों को समझा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें उसी का सेकंड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड, और उसी के साथ एक का छोटा सा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ दो तरह के बॉन्ड्स और होंगे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो भी चीजें हो रही होंगी, जब भी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है। ठीक है, एक वर्ड हमारे लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, एटम्स जो पार्टिसिपेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग किसकी होने वाली है यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम इसको समझें तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे कितना हो सकता है, दोनों एटम्स, अगर हम मान लें कि हमारे पास दो एटम है ए एंड बी, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। सिमिलरली वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और उनको स्टेबल होने के लिए। सारा कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए हो रहा है बच्चों, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट का जो मेन पर्पस है वो है कि इन एटम्स को स्टेबिलिटी मिल जाए और एक स्टेबल कंपाउंड वो फॉर्म कर दें। तो उस चीज को करने के लिए अब वो आपस में शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग करने में सपोज करो अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम कंसीडर करता हूं, तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसके पास सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस ऑर्बिट मतलब जो एटम का आउटर ऑर्बिट होता है उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिट को, आउटर ऑर्बिट को हम बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें शेयर होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और दोनों ने शेयरिंग की। तो दोनों ने इस इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर था इसको ऑक्यूपाई कर लिया और अपने अपने डुप्लेट को पूरा कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, या हम बोलेंगे टोटल ओवरऑल वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो उस केस में इनके बीच में जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बना दिया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा केस समझें जहाँ पे ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, वो होता है 8। अब इसमें जो ऑर्बिट बनेंगे बच्चों वो बनेंगे 2,6 का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब हम इसको शेयरिंग करेंगे, कैसे करेंगे शेयरिंग, शेयरिंग करते हुए अब ये अपने सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट को ही हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, जब भी हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट कर दिए और सिमिलरली 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसके प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपस में शेयरिंग करेंगे और ये इसको ऑक्यूपाई करेगा। तो इस ऑक्सीजन को अगर हम कंसीडर करें तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया। सिमिलरली ये वाला इन दो इलेक्ट्रॉन को यूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगी एंड O2 फॉर्म करेगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो बॉन्ड हो रहे हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो सकता है और उसी हिसाब से जो हमारे बॉन्ड होंगे वो डिसाइड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उस केस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जबकि डबल बॉन्ड के केस में वो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के केस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। देखिए 1 और 2 का मैं समझा चुका हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हमने देखा था, हमने ऑक्सीजन के केस में देखा था। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को अंडरस्टैंड करें तो उस केस में अगर हम एक एटम कंसीडर कर लेते हैं, चलिए नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, वो होता है 7। तो उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,5, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट कितना है, 5 का है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे, 1 2 3। सिमिलरली इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे वो इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरीके से प्लेस कर दिए। अब इसने अपना ऑक्टेट बनाने के लिए इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज किया एंड यहाँ पर इसके 8 पूरे हो गए।
सिमिलरली इस नाइट्रोजन ने इसको पूरा करने के लिए ये यूज किया और यहाँ पर भी हो गए, तो इन दोनों के बीच में एन ट्रिपल बॉन्ड एन फॉर्मेशन हुआ और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N2 से, यानी कि नाइट्रोजन का गैस का मॉलिक्यूल हम लोगों ने फॉर्म किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे उसी टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ईच साइड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी ईच साइड और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपका बॉन्ड कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हम इस बॉन्ड में स्ट्रेंथ की देखें तो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जबकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो वीकेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है, सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड उससे वीक, ट्रिपल बॉन्ड सबसे वीक। ठीक है, इसी रीजन से यहाँ पर थर्ड तक आते आते वीक जो होगा, उनकी बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो जाती है। तो उस केस में हमारे 4 एटम जो हैं दोनों साइड से शेयरिंग नहीं हो सकती, यानी कि 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। तो उस केस में यहाँ पर ये वाला बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस केस के बाद फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तुरंत ही बनने के बाद, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, देखिए बेसिकली अभी हम लोगों ने जो शेयरिंग की थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस केस में अगर हम कंसीडर करते हैं, चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की और इनकी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो इन दोनों के बीचों बीच में आके हमने उसको प्लेस कर दिया। अब इसका जो न्यूक्लियस होगा, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, उसके पास कितने प्रोटॉन है, उसके पास है 1 प्रोटॉन। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके पास भी 1 प्रोटॉन है। तो ये दोनों प्रोटॉन जो होंगे वो इक्वल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो उस केस में वो जो शेयर्ड पेयर होगा वो बिल्कुल कहाँ पर रहने वाला है, मिडिल में रहने वाला है। अब मिडिल में रहेगा तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चों नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है, शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली उनके बीच में ही लाई करता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन वाइज, कोवेलेंट कंपाउंड्स are non-polar when shared pair of electrons are equally distributed between the two atoms। ठीक है, एटम 1 एटम 2 इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे वो प्लेस किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वो इक्वली डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस सेम साइज है। ठीक है, दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम नंबर में है, इसकी वजह से यहाँ पर उनका जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर बनेगा। अब अगर हम यही बात बोलें कि बॉन्ड के बीच में जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो दोनों के अंदर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो दोनों के अंदर बराबर है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, तो पोलर के अंदर क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर होगा वो एग्जैक्टली बीच में ना होके ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला कॉन्सेप्ट, कि जिसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने एक कंपाउंड बनाया, क्या बनाए, चलो HCl को बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे इसका ये हो गया। अब क्लोरीन ने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। सिमिलरली हाइड्रोजन ने भी अपना क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यूज करके उसका, तो इन दोनों के बीच में जो बनता है बॉन्ड, उसमें शेयर्ड पेयर ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है कि हम लोगों ने उनको शेयर करा दिया। अब क्या होगा बच्चों, अब जो होगा वो ये होगा कि अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के पास जो प्रोटॉन है वो 1 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि क्लोरीन के पास जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो वो आते हैं 17, यानी कि इसके पास 17 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसके न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को यहाँ मिडिल में ना छोड़ के क्लोरीन की तरफ वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा इनके बीच में गैप होगा, उतना ज़्यादा शिफ्टिंग होगी। तो उस शिफ्टिंग की वजह से जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि क्लोरीन एटम के ऊपर क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन चार्जेस की वजह से अब ये पोलर नहीं, अब ये क्या हो गए, अब ये नॉन पोलर नहीं रहे, अब ये कंपाउंड क्या हो गए, पोलर कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होंगे, पोलर कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो क्या हो रहा है कि व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, देन वी कैन से दैट इट इज ए पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलरिटी का मतलब भी होता है ना, किसी चीज की क्वांटिटी एक सर्टेन पोजीशन पे ज्यादा हो जाए, किसी पे कम रह जाए, तो वहां पे हम बोलते हैं कि पोलरिटी हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग अगर एक एटम की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो शेयर्ड पेयर हैं, जिनको आइडियली दोनों के बीच में रहना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस, ज़्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ जब वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब पोलरिटी ऑफ ए बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कितनी हुई, इसके पास 1 है, जबकि यहाँ पर 17 है। तो इनके बीच का गैप जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो पोलरिटी उसकी डिसाइड होगी, कितना वो शेयर्ड पेयर शिफ्टिंग होगी। ठीक है, अब द बॉन्ड विद स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पोलर। अब दोनों के बीच में अगर स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उस केस में तो जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बनता है। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पर फिर वो जो ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में फिर वो आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि वो बॉन्ड जो बनते थे वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते थे, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी बॉन्ड बनेंगे वो नॉन मेटल के बीच में बनने। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड बनेंगे वो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही बनने वाले हैं। ठीक है, ये इसमें एक्सेप्शन रहेंगे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि बोथ द एटम शुड हैव 4, ठीक है, या तो 4 हो या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और कुछ नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होंगे, वो जिनमें 4 या उससे ज्यादा होता है, तो उनकी नेगेटिव वैलेंसी होती है। वैलेंसी कैसी होगी उनकी, वैलेंसी कैसी होती है, उनकी वैलेंसी होती है नेगेटिव। तो नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं, तो उस केस में ये बॉन्ड बनेंगे। और इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है, जैसे कि हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो इस कंडीशन से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नाउ इसके केस में एक चीज और आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने पहले भी बताया है वैसे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा कि किसी भी एटम्स के उसमें से जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के, नेगेटिव चार्ज बनाने के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, नेगेटिव आयन बनाने की जो प्रोसेस होगा, नेगेटिव आयन बनाने के लिए जो उसकी टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो हाई होनी चाहिए। और हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन क्या होगा इस केस में, वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, पॉजिटिव आयन बनाने की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है इसमें कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम शुड बी आइदर 0 और नेग्लिजिबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो या तो बहुत कम हो, इतना कम कि 0 के पास हो, या फिर 0 ही हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन अगर इनका डिफरेंस बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई थिंक आई होगी। चलिए, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं जो एक्चुअली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे NH3 दिया हुआ है, तो अगर हम N की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करें, तो N के पास होते हैं बच्चों टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके केस में जो ऑर्बिट्स बनेगा वो 2,5 का बनेगा। हाइड्रोजन के पास तो बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास एक ही ऑर्बिट बनने वाला है। तो अगर हम अब इसको यहाँ पर कंसीडर करें, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और हमें इसके साथ 3 हाइड्रोजन को अटैच कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको प्लेस करते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करेगा, एक यहाँ पे प्लेस करेगा और एक यहाँ पे प्लेस करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को उसने यहाँ पे सेपरेटली प्लेस कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यूज करके अपना डुप्लीट पूरा किया,
इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया एंड इसने भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। लास्ट में नाइट्रोजन जो करेगा वो तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करके और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डुप्लेट, क्योंकि छोटा एटम है, और नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों वो बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड यहाँ पर आ गया फिर से हाइड्रोजन। आई थिंक बात समझ में आई होगी। और इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा NH3। ठीक है, क्या कंपाउंड है ये, अमोनिया, अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है कंपाउंड है ये, कार्बन टेट्रा एंड क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड के अंदर भी क्या हो रहा है कि कार्बन, तो कार्बन के पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से वो 2,4 का ऑर्बिट बना देगा। जबकि क्लोरीन के पास हमें पता होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में वो 2,8,7 का वो बनाएगा। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन है और उसके साथ 4 क्लोरीन एटम को हमें अटैच करना है, तो हम इसके चारों तरफ लगा देते हैं। मान लीजिए ये कार्बन के एटम्स हैं ये, और क्लोरीन के हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो होगा इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स हमने अटैच करा दिए इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे पेश करा दिए। ये हो गया इसके पास एक्स 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 एक्स, और यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, तो इसके साथ भी ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को अटैच किया। अब देखो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा एंड ऑक्टेट पूरा करेगा। सिमिलरली ये भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा, सिमिलरली ये वाला भी ऑक्टेट पूरा करेगा, एंड देन लास्ट वाला ये वाला भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। फिर कार्बन क्या करेगा, इन सब क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्यूपाई कर लेगा एंड देन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो जो हमारा फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा बच्चों कि कार्बन क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन एंड इधर भी क्लोरीन। तो सारे बॉन्ड क्या बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और जो कंपाउंड बनने वाला है वो बनेगा आपका CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से कार्बन क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड कंबाइन करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका मीथेन के साथ। चलो इसको आप खुद से बना के देखो, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी यहाँ भी सिंगल बॉन्ड के साथ ही कनेक्ट होगा कार्बन। कार्बन की चारों वैलेंसी को इस तरीके से वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये ट्राई कर सकते हो आप, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ ये बनाओ। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें अगर हम कुछ कंडीशंस को फिक्स कर लें, जैसे भी हम बोलते हैं कि फिजिकल नेचर क्या हुआ, तो फिजिकल नेचर जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड, या तो वो लिक्विड स्टेट में होंगे, कैसे, या तो बच्चों वो लिक्विड स्टेट में होंगे, या फिर होंगे वो, या फिर होते हैं वो गैसेस स्टेट में। एक तो होगा लिक्विड स्टेट और एक होता है लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, 2 स्टेट हो सकती है उसकी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में, और मैंने बोला कि ये कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं, तो उस केस में इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लो मेल्टिंग यानी कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएंगे और कम टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कहती है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिए, जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन ठीक है, और ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो हुआ। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कंपाउंड बनेंगे, जो हमारे इसमें कंपाउंड आते हैं, तो वो इस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहे, जबकि केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक, ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इन सब्सटेंसेस में, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब के अंदर सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं, जबकि उसके अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करने के लिए हमें जरूरत होती है या तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, जस्ट ए मिनट, या तो हमारे पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और या फिर हमारे पास हो आयंस। ठीक है, तो जब हम
कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने पे, कोवेलेंट कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने पे उसमें से ना तो आयन फॉर्म होते हैं और ना ही उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। तो उस केस को हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें कंडक्शन नहीं होगा। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो, क्योंकि कंडक्शन नहीं करते तो इसलिए पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करते इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं। चलो जी, अब क्या होगा नेक्स्ट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई वो पुअर कंडक्टर होते हैं, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, और नॉर्मली गैसियस या लिक्विड स्टेट में होते हैं और वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते मैक्सिमम केस में। मेजॉरिटी क्या होंगे, केरोसिन और पेट्रोल वगैरह जो पार्ट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उनके अंदर वो सॉल्व होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने से पहले हमें दो तीन चीजें समझनी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक नाइट्रोजन है, ठीक है, या हमने कौन सा लिया था, चलो ऑक्सीजन के समझते हैं। ऑक्सीजन में हमने क्या किया था कि हमने ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाए थे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा बचे रह गए थे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो इसको दोबारा मिटा के बना देता हूँ ताकि प्रॉपर बन जाए हमारा। हमने बनाया था कि जो आपके पास ऑक्सीजन है उसके पास टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर ऑर्बिट में बनेगा 2,6 का। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन तो इधर अवेलेबल कराएगा बॉन्डिंग के लिए, और दो दो पेयर इधर बन जाएंगे। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा बॉन्डिंग के लिए और दो दो इलेक्ट्रॉन इस साइड में बचे रह जाएंगे। तो अब क्या होगा, इन्होंने ये वाले इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग कर ली, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ने भी बॉन्डिंग कर ली और दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने बॉन्ड पूरे कर लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो पेयर बचा हुआ है, या ये जो पेयर बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बच्चों लोन पेयर। लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जबकि इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं आउटर ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो इस तरीके से जो एटम है वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में हम उनको इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसके अंदर एक और ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे O3 के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, ओजोन, तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन ये वाला जो होगा वो भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा, लेकिन अगर ये इसके साथ शेयरिंग कर लेता है तो क्या होगा, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बीच वाला और एटम होगा उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, वन वे शेयरिंग होगी। वन वे शेयरिंग मतलब अब ये शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर होने वाले हैं वो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन एटम, ये वाला जो बीच वाला ऑक्सीजन एटम है ये प्रोवाइड करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो O डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड O। तो इस बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, द बॉन्ड formed between the two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atom but shared by both is called as coordinate bond। ठीक है, और dative bond, तो इसको हम बोलते हैं coordinate या फिर dative bond। क्या हो रहा था, दो दो ने तो आपस में शेयरिंग की तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, इसने अपना जो लोन पेयर था वो इसके साथ शेयर कर दिया कि ठीक है तुम नहीं दे रहे मैं अवेलेबल कराता हूँ, तो उसने शेयर किया और शेयर करने के बाद उसके पास ये आपका जो और है ये शेयर बना, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसके तरीके से अब हम और चीज़ों के भी कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे NH3 है, तो हमें NH3 का बनाया था, तो NH3 में हमने क्या किया था, यहाँ पे शेयर किए थे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके पास क्या बचा था, एक लोन पेयर बच गया था, तो इसने क्या करा, उस लोन पेयर को किसको दिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के आयन बना दिया, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया और ये लोन पेयर उसके साथ शेयर करा दिया। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये जो बन जाएगा वो NH4 बन जाएगा विद पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने अटैच कर दिया। सिमिलरली H3O के लिए भी यही बनेगा, हाइड्रोनियम आयन।
H3O बनता कैसे है बच्चों, कि जब हम वाटर के साथ जो हाइड्रोजन एसिड के ब्रेकडाउन होने से जो H आयन बना, उसको आपस में वो जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो H3O बन जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो H2O का तो हमने बना रखा है इस टाइप से। ठीक है, H2O, सॉरी, H2O, 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 ठीक है, तो H2O का तो हमारा बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया H, और अब हमें इसके साथ एक H को और अटैच करना है, तो क्या होगा, इसके पास जो बचे हुए लोन पेयर्स थे वो अब इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे, जबकि हमने इसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको निकाल दिया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। तो क्या होगा, ये लोन पेयर इसके पास आएगा और शेयरिंग होके तो आपका जो कंपाउंड है वो H3O एंड पॉजिटिव चार्ज ये जनरेट कर रहा है, तो उसके ऊपर ये H3O का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब अगर हम बॉन्ड की, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, काफी वीक बॉन्ड है, और क्योंकि यहाँ पे जो पूरी डिपेंडेंसी है एक डोनर के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो देने वाला है तो वो कभी भी उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, तो वीक बॉन्ड है तो इजीली जो होंगे ये इजीली टूट जाएंगे और नए नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि भाई बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इतना तो ये टॉपिक था कि जिसमें हम लोगों ने बॉन्डिंग का कंप्लीट कर लिया चीज़ों को। अब बॉन्डिंग में जो भी कोवेलेंट हैं या आयनिक हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो सब हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को आप बच्चों और चीज़ों के साथ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के बारे में नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।